बीच में ब्रेक मिलता है ना। मैंने कल आप लोगों को टाइम दिया था, कल मैंने दिया था टाइम, 5 मिनट में चले गए थे। आज दिया था मैं टाइम सर, हम तो बीच में फ्री रहते। नहीं, मैंने आपको कल का टाइम दिया था ना, है ना। तो मैं आज तो मैंने टाइम ही नहीं दिया था। वैसे मैं फ्राइडे को फिक्स कर दूंगा, और वैसे बीच बीच में जो 15 मिनट का ब्रेक मिलता है ना, सर हमको नहीं मिलता, मेरी क्लास कंटिन्यू चलती है। ठीक है, मैं फ्राइडे को टाइम फिक्स कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम दे दूंगा, जितने डाउट्स होंगे हर एक फ्राइडे को पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपने वर्जन देखा ना? आज केमिस्ट्री वाले सर की लिंक की क्लास थी, इसलिए मैंने एंड वक्त पे रात में मना कर दिया था। कहाँ तक करवा दिया था तुम? अच्छा, अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अप्लाई करें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब तुम तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। पिस्टन ही मूव कर रहा है ना, तो मेरे को तो ये निकालना है कि गैस ने कितना वर्क डन किया। मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ। तो अगर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएक्स। अगर मैं ए डीएक्स के बारे में बात करूं तो ए डीएक्स के स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर मेरे को स्मॉल वर्क डन निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, पीडीवी। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडी इक्वल टू पी इनटू डी, where P is the pressure of gas। अब देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अगर हम लोग जेरॉथ लॉ के बारे में बात करें
तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल बात करें, सिंपल बेसिक पे आते हैं, हमारा इंजन एनर्जी कंजर्वेशन। अगर मैं किसी भी चीज को हीट दे रहा हूँ, हीट दूंगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा, और साथ साथ में क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। ठीक, तो मैंने जो भी हीट दिया, तो हीट के दो चीजों में जा रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी में जा रहा है और दूसरा आपका वर्क डन में जा रहा है। ठीक, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला मेरे पास ये रहा कि वर्क डन की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था। F/2 NR डेल्टा टी, और वर्क डन जो हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो यही क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि मैं कोई सा भी हीट दूंगा तो इंटरनल एनर्जी में जाएगा, साथ साथ में जो भी वर्क। अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करूं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। नो हीट एक्सचेंज क्या होगी, जीरो। अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो होगी, तो आपने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू था, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ डेल्टा तो माइनस F/2 NR डेल्टा टी, ये वर्क डन बाई गैस आ जाएगा। मैं यहाँ पे डेरिवेशन पे भी नहीं आ रहा, लेकिन जब हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करें, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको याद होगा हम लोग लिखते हैं P/V गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे गामा एक कांस्टेंट आता है, हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट है बेकार का। गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 वैल्यू क्या होगी, जनरल मेथड से निकालिए। फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया, तो वर्क डन कितना होगा ये निकालना है देखो। पहले वॉल्यूम V, वर्क डन कितना होगा। नहीं है, वर्क डन इज इक्वल टू PdV, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो नेट वर्क डन मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे आपको पता है P/V गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हमारे पास चार स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक, अभी तो हम लोग एडियाबेटिक के लिए निकाल रहे हैं,
तो अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना पी वी टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कैसा प्रोसेस है? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, मतलब कि कोई भी जनरल प्रोसेस है, ठीक है। तो सेम डेरिवेशन होता है जनरल मेथड के लिए और एडियाबेटिक मेथड के लिए, बस मैंने गामा की जगह एक्स लिख दिया, ठीक है। कोई भी एक जनरल प्रोसेस है, तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं वर्क डन इन जनरल प्रोसेस या एडियाबेटिक, दोनों के लिए सेम रिलेशन निकल के आता है, वर्क डन बाय जनरल प्रोसेस। और वो जनरल प्रोसेस क्या है? पी वी टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है, इसी पार्ट से। वो चारों मेथड से नहीं पूछता, वो एक जनरल मेथड से पूछता है कि वर्क डन कितना होगा आपका। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को पता है कि पी वी टू दी पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब पी वी टू दी पावर एक्स को आपने कांस्टेंट सी मान लिया कि कांस्टेंट जो कि नया कांस्टेंट आपका सी है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पी की जगह क्या लिख दूंगा? सी डिवाइडेड बाई वी टू दी पावर एक्स डीवी। सी तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, तो dv डिवाइडेड बाई v टू दी पावर x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? c v टू दी पावर x, तो v1 से v2 तक इनिशियल वॉल्यूम आपका v इज इक्वल टू c v2 माइनस x इन, वही हो जाएगा ना, v1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। अब c की वैल्यू मेरे को पता है, अगर p v टू दी पावर x कांस्टेंट है, इसका मतलब p1 v1 की पावर x इज इक्वल टू p2 v2 दी पावर x, ये c के इक्वल है ना। pv अगर कांस्टेंट तो p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2। वैसे मैंने कहा कि p v2 दी पावर x कांस्टेंट है, जिसका मतलब p1 v1 टू दी पावर, मैं c को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं c को मल्टीप्लाई करूं, हाँ, तो c v2 की पावर माइनस एक्स इंटू वी टू, और यहाँ इंटू वी वन। मैं यहाँ पे क्या लिखूं? सी की जगह, सी की जगह, है ना, क्या आ रही है? वही वही जो आप कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सिंपल ये लिख रहा हूँ कि वी टू की पावर एक्स वही आ जाएगा, पी टू आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिखा 1/1 माइनस एक्स पी टू पावर माइनस एक्स इंटू वी टू, ठीक है ना। माइनस इधर लिखा आपने P1 V1 की पावर x V1 की पावर माइनस एक्स इंटू V1, देखिए वही रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ये जनरल मेथड के लिए आपका वर्कडन आ गया। अब एक और चीज आपको पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है तो एक और फॉर्मूला आपको क्या लिख सकते हैं? हाँ, एन आर डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस
वो कुछ भी हो सकता है। हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होगा वर्क डन? पीडीवी इंटीग्रेशन, तो ये कितना आइसोबारिक। और क्या लिख सकते हैं? पी वी टू माइनस पी वी वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एन और डेल्टा टी। तो मैं डेल्टा क्यू भी निकाल सकता हूँ। डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस ये। तो डेल्टा यू कितना है? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? वन एन आर प्रोसेस की। अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या आता है आइसोथर्मल के लिए? कल मैंने बोला। और ठीक है, बस अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सिर्फ न्यूमेरिकल करना है। मैंने कहा कि एक चैम्बर है, ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस है, इसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट और टेम्परेचर टी नॉट। फाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर is reduced half। अगर वॉल्यूम को मैं हाफ रिड्यूस कर दूं तो प्रेशर क्या है? वॉल्यूम को आधा कर दिया तो प्रेशर की है, कौन सा प्रोसेस है? तो मैं क्यों
वो पूछूंगा फाइनल प्रेशर, कुछ नहीं लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, ऐसे लिखा है। रिड्यूस कर दिया पिस्टन से मैंने, सब वॉल एडिबिलिटी। तो डी क्यू जीरो हो गया, इसका मतलब कोई क्रॉस हो गया, इसका मतलब पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू, बहुत है। फाइनल प्रेशर नहीं पता लेकिन फाइनल वॉल्यूम पता है, तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ ना, P1 V1 की यहाँ से P2 निकल सकता है फाइनल प्रेशर कितना होगा, लेकिन गामा की वैल्यू नहीं पता, गामा कैसे निकालें? बस गामा इज इक्वल टू भी लिखा 2/3, ये कितना गामा की वैल्यू आ गई, गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, फटाफट निकलिए। P2 आ रहा होगा, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 2 की पावर 5/3 इंटू P0। हाँ यूज करना पड़ेगा। हाँ तो वही करना पड़ेगा, उसे भी यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग सिंपल एक रिलेशन को याद रख दीजिए, हमें ये पता है पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। मेरे को क्या करना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन कैसे निकालूंगा, प्रेशर को क्या लिख दूंगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, है ना, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पर मोल्स तो चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या जाएगा, टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन, जैसे टी वन की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू दी पावर गामा माइनस वन। तो यहाँ से टी टू की वैल्यू निकाल, ठीक है। चलिए सिंपल हम लोग जो वर्कडन लिखते हैं, वर्कडन इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी थे, वर्कडन बाई गैस इज इक्वल टू पी डीवी, पी डीवी का इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कहा कि कोई सा भी प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है, इज वर्क डन बाय गैस, ठीक है। तो हम लोग 2712 प्रोसेस के बारे में बात करें कि प्रेशर कांस्टेंट ग्राफ
ये बने, ये जो एरिया होगा ये क्या देगा मेरे को, वर्क डन। यहाँ देखिए वर्क डन बाई गैस कितना आ जाएगा आपका, पी V2 माइनस V1, और ये हमने मैथमेटिकली भी निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और ये आपका ग्राफिकल अप्रोच से भी हो जाता है। अगर हम लोग सेकंड बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यही होगा प्रेशर वॉल्यूम, यही होगा ना, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो एरिया आ रहा है कि कोई कर्व में, कोई एरिया नहीं आ रहा, तो इधर यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। अब हम लोग बात करें आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में ग्राफ ये होता है ना। अगर आइसो एडियाबैटिक के बारे में बात करें तो एडियाबैटिक में भी ग्राफ ऐसा ही होता है, ये ज्यादा स्टीपर होता है। क्यों? जब हम तो उसमें जो उसका जो स्लोप आता है वो कैसे क्योंकि उसकी पावर में निकाली बहुत अच्छा रिलेशन है, क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स का ज्यादा रोल है टेंशन में डालने। स्लोप निकालिए। PV is equal to plus VDP is equal to 0, DP is equal to minus PDV। तो यहाँ पे आऊंगा तो DP स्लोप और नेगेटिव आ रहा है, ठीक, तो मैं लेके नीचे होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे के बारे में बात करें एडियाबैटिक में, तो एडियाबैटिक में P V to the power गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सबसे पहले बताइए गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है कि गामा की वैल्यू लेस देन 1 होती है? तो गामा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1। P गामा V to the power गामा माइनस 1 प्लस पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग जब निकालेंगे तो dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स p अपॉन v, ठीक है। तो ये मेरे को मिल गया। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो इसका स्लोप है यहाँ पे वो गामा टाइम्स ज्यादा है। अगर गामा टाइम्स ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा स्टीपर होगा नीचे की तरफ। इसलिए अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बारे में बात करें तो ज्यादा स्टीपर बनता है। ये लिख लीजिएगा स्लोप है ये दोनों, ये आइसोथर्मल के लिए एडियाबैटिक के लिए। एटॉमिक गैस है, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ये था ना है। वॉल्यूम को ट्वाइस करना,
अब ये वॉल्यूम से मैंने आइसोबारिक प्रोसेस किया, मेरे को W2 वर्क डन करना पड़ा, जब आइसो को W3 एडिएबेटिक किया, किसमें वर्क डन सबसे ज्यादा होगा? आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है और हर एक के लिए वर्क डन भी निकालना है कि किसमें सबसे ज्यादा होगा। ग्राफ से कीजिए, ग्राफ से कीजिए आसान। मेरे को पता है कि इनिशियल वॉल्यूम V नॉट था, फाइनल वॉल्यूम 2V नॉट हो गया। अगर आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात करूं तो यही होगा पहले वाले में। अगर मैं आइसोथर्मल के बारे में बात करूं तो ये होगा, और एडियाबेटिक के बारे में बात करूं तो वो ज्यादा स्टीपर होगा, है ना। तो किसका एरिया सबसे ज्यादा आएगा? आइसोबारिक का। ये एरिया सबसे ज्यादा है ना, ठीक है। तो इसमें वर्क सबसे ज्यादा होगा। मेंस में पूछा गया इसका उल्टा, ठीक है। तो उसने उल्टा क्या पूछा कि इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है और फाइनली उसको मैंने V नॉट बाई 2 कर दिया, रिड्यूस कर रहा हूँ, लीजिएगा। एग्जाम में आया था, क्वेश्चन है कि वॉल्यूम पहले V नॉट था, इसको मैंने V नॉट बाई 2 कर दिया। तो मैंने आइसोथर्मल में W2 किया और W3 वर्क में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। ग्राफ बनाइए, ग्राफ। ग्राफ बनाइए, ग्राफ। ग्राफ क्या बनाए? नहीं नहीं, ग्राफ बनाइए, ग्राफ। ग्राफ बनाइए फटाफट। ग्राफ गलत बना तो मार्क्स आने की डाल देंगे।
वॉल्यूम कम करेंगे तो क्या होगा? हाँ, सही है। ये तो आइसोबारिक होगा, ये तो क्लियर है ना, ठीक है। हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आइसोथर्मल में प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना, इनवर्स रिलेशन होता है। तो हमारा ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना, उल्टा जाएगा, ठीक। और एडियाबेटिक में क्या होता है, ज्यादा स्लीपर होता है, ये वाला आइसोथर्मल। तो किसमें वर्क डन सबसे ज्यादा है, एडियाबेटिक में। अगला क्वेश्चन, वी नॉट था, फाइनल वॉल्यूम 2 वी नॉट हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या लिया था, मोनोएटॉमिक गैस था, 3 प्रोसेस से चल रहे थे। अब मैंने कहा कि अब पहला गैस मैंने क्या लिया, मोनोएटॉमिक। दूसरा गैस क्या लिया, डायटोमिक। और तीसरा गैस क्या लिया, ट्राइबेटिक। ग्राफ ड्रॉ कीजिए, पीवी ग्राफ। पक्का? मेरे को ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, इसमें ग्राफ से सभी क्वेश्चन करूंगा। हाँ, अब सही बनाना है। क्यों 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 नीचे वाला क्यों मोनो, रटा हुआ है, इसको रटा हुआ कहते हैं। अच्छा अच्छा, क्यों क्यों मोनो वाला नीचे क्यों होगा? क्योंकि गामा की तरफ से आए 1 प्लस 2/n तो इस बार अगर मोनो करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा और उसके करेंगे तो इसका 7/5 आ जाएगा और उसका करेंगे तो 8/6 आएगा डिवाइड करके सही। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आपने क्या किया, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। इनिशियल पॉइंट तो तीनों का सेम है ना, मेरे को तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, तो इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम हर एक का सेम है, ठीक। अब मैं एडियाबेटिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एडियाबेटिक जाएगा, एडियाबेटिक तो ऐसे ही जाएगा ना, मजबूरी है, एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे ही होगा। लेकिन बस हमें इसमें से ये डिसाइड करना है कि कौन सा मोनो होगा, कौन सा डाया होगा। 1+2
बाई एफ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 की वैल्यू कितनी आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू निकाली 1.66 और 1 प्लस 2/5 ये किसकी होती है 5 किसकी होती है डायटोमिक के लिए ठीक है। तो डायटोमिक की होगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ये डायटोमिक हो जाएगी। उसके बाद ट्राई के लिए कितनी होती है 1/2/3 सॉरी 6 तो ये कितना अब यहाँ पे मेरे को ये पता है कि जितना नीचे जा रहा होगा मोनो के लिए तो ये किसके लिए होगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए, ये किसके लिए होगा डायटोमिक गैस के लिए, ये किसके लिए होगा ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करेंगी गामा पे, जिसकी गामा ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा स्टीपर होगा और जो जितने ही ज्यादा स्टीपर होगा उसमें वर्क डन उतनी कम होगा, एरिया कम आ रहा है। ये पीवी ग्राफ आपको दिया हुआ है ए से बी जा रहे हैं तो मेरे से पूछा गया वर्क डन बाय गैस फ्रॉम ए टू बी always increasing always decreasing constant नहीं decreasing then increasing या d constant। ये दे दिया क्यों वर्क डन का मतलब क्या होता है एरिया अंडर द कर्व। मैं यहां तक पहुंचा तो इतना ही एरिया हुआ ना, मैं यहां तक पहुंच गया तो इतना एरिया हुआ ना, मैं यहां तक पहुंच गया तो इतना एरिया हुआ ना, तो एरिया बढ़ रहा है कि कम हो रहा है
तो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग, खत्म। ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे वापस पहुंचे। तो मैंने कहा कि पीवी ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये पीवी ग्राफ है, मैं यहां से चला घूम फिर के वापस यहीं पे पहुंच गया। तो यहाँ पे आपने बुक में पढ़ा होगा कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है, अगर उसमें मेरे को वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन तो मेरे को पता है कि पीवी ग्राफ का क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन के बारे में बात करूं तो एरिया अंडर द कर्व तो यही हो जाएगा ना, ये मेरे को क्या देगा, वर्क डन बाई गैस। ठीक, कितना वर्क डन किया मैंने। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखा रहता है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर साइक्लिक प्रोसेस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वर्क डन हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम लोग वर्क डन क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्यों, पढ़ा है कि नहीं? क्यों? देखिए सिंपल सा सोचते हैं, मैंने कहा कि पीवी ग्राफ है और एक ऐसा प्रोसेस, ये भी तो साइक्लिक ही है। ठीक, अगर मैं ए डी टू ए और बी टू सी के बारे में बात करूं तो वर्क डन तो जीरो है ना, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक, अगर मैं ए टू बी के बारे में बात करूं तो ए टू बी में वर्क डन ये आएगा, ये एरिया, वर्क डन इन ए टू बी, यही होगा ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सी टू डी, सी टू डी में यही आएगा, वर्क डन इन सी टू डी, एरिया अंडर द कर्व। कौन सा एरिया ज्यादा है, ए बी वाला। तो मैं कह रहा हूं कि वो पॉजिटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज दिया है ना। आप सोचिए पॉजिटिव क्यों आएगा, पहले वाले केस में अगर ए से बी में जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब मैंने वर्क डन किया है कि गैस ने वर्क डन किया, गैस ने ना वो पिस्टन को ऊपर ले जा रहा है। ठीक है ना, समझिए पिस्टन ये यहाँ पे चैम्बर है, ये आपका पिस्टन है। तो मैंने कहा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज अपने आप नहीं ना होगा, जो गैसेस पार्टिकल्स वो इस पे फोर्स लगा रहे होंगे ताकि इस पिस्टन को मूव कर सके। ठीक है, तो वर्क डन अगर हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है तो कौन वर्क डन कर रहा है, गैस कर रहा है। मैंने कहा कि उसने 100 जूल का वर्क डन किया। अब ये पिस्टन क्या हो रहा है, दब रहा है। अगर पिस्टन दब रहा है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब गैस के ऊपर वर्क डन किया गया एक्सटर्नल फोर्स ने। एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, वर्क डन किस पे किया, गैस पे। इसलिए अगर वर्क डन गैस पे किया जाता है तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं, हमें पता है कि ग्राफ है तो ग्राफ में तो ये माइनस होगा तभी तो नेट वर्क डन निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल, ये आपने इसको नेगेटिव किया मतलब कि ये नेट एरिया में से ये वाला एरिया माइनस किया। क्यों माइनस कर रहे हैं, अगर उसका सिग्निफिकेंस समझें तो यहाँ पे -20 जूल का वर्क डन हो रहा है गैस के ऊपर, और गैस ने कितना किया, 100 जूल का। तो नेट वर्क डन कितना किया गैस ने, 80 जूल का। ठीक है, वही चीज ग्राफ में भी आ रही है, तो पॉजिटिव आ रही है, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है एक्सपेंशन में।
और उसी का उल्टा सोचिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब कि एक्सटर्नल ने ज्यादा वर्क डन किया है, जिसका मतलब नेगेटिव है। आगे समझिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ये दिया हुआ था, प्रेशर और वॉल्यूम, ये दिया है V2, ये दिया है V1, ये दिया है P2, ये दिया है P1। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे लिखा गया वर्क डन बाय गैस इज 5/4 P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर, सेकेंड 5/4 P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर, सॉरी V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, थर्ड 5/4 P2 माइनस P1 V2 माइनस V1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्या? हाँ, ठीक है। ये करेक्ट है। तो ये प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है। A and B are directionally incorrect. हो गया? अगला क्वेश्चन, मैंने कहा कि मोनोएटॉमिक गैस है, इसका वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मैंने कहा कि टेम्परेचर आपने क्या कर दिया 2T0, और आपने एक जनरल मेथड से किया। और वो जनरल मेथड क्या था, V²T³ इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस मेथड से आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स, तो आपको निकालना है वर्क डन। कोई जनरल मेथड नहीं है आपका, मतलब कि जो स्टैंडर्ड मेथड है वो नहीं है। एक दूसरे तरीके से मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, वो V²T³ इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए कई बार। नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए 2 मोल्स दिए हुए हैं,
भैया हम माइनस नहीं आया, हमें जनरल मैथ हमने क्या लिया था, पी वी टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही किया था ना। और इसके लिए हमने वर्क डन निकाला था, वर्क डन इज इक्वल टू कितना आया था, एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये जनरल मेथड है हर एक जगह पावर एक्स ना। अगर मेरे को एक्स पता चले कि काम हो गया ना, क्योंकि टेम्परेचर पता है मेरे को, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, टी की वैल्यू पुट कर दूं, टी इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन आर, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर टी क्यूब मतलब कि पी क्यूब वी क्यूब डिवाइडेड बाई एन आर का होल क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी क्यूब वी की पावर 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये कितना रिलेशन आ जाएगा, पी वी की पावर 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्यूब रूट ले लिया दोनों, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, आगे समझो, यही क्या था। हम्म मैंने इसे तो कहा कि वो जो जनरल मेथड है एडिबिलिटी का, दोनों के लिए सेम रिलेशन आता है, लेकिन इसको एडियाबेटिक नहीं कहेंगे, एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। हाँ, इक्वेशन सेम है एडियाबेटिक का भी और जनरल मेथड का भी। हो गया, देखिए नेक्स्ट, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी को। heat required heat required to raise the temperature of 1 mole gas 1 mole gas by 1 degree Celsius, 1 mole gas by 1 degree Celsius is known as molar heat capacity। अब देखिए, अभी आपको पता है कि मैंने मान लिया कि किसी भी चैम्बर में ये मूवेबल पिस्टन है, यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स है, मैंने यहाँ पे क्या क्या कॉइलिंग लगा दी, ठीक है, ये 1 मोल गैस है। अब ये जो 1 मोल गैस है, ये हीट कैपेसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। अगर मैं लॉजिकली सोचूं, मैं हीट दे रहा हूं, मैंने कहा कि इसके जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग है, तो मैं हीट दूंगा तो बाहर भी हीट निकलते रहेगी ना, ठीक है, बाहर भी हीट निकलती रही तो हो सकता है कि 10 दिन के बाद जाके इसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो, क्योंकि हीट का यहाँ पे बाहर भी निकल रहा है, सराउंडिंग में भी जा रहा है, ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होगी। लॉजिकली सोच के देखिए, मैं लेकिन मेरे को हजारों जूल देना पड़ेगा तब जाके उसकी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, क्योंकि हीट लॉस हो रहा है कंडक्टिंग वॉल से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एडियाबेटिक बॉक्स लगा दिया, तो हो सकता है 10 जूल में ही इसकी एनर्जी
मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। मूवेबल पिस्टन होगा तो मैंने कहा कि जैसे ही आपने हीट दी ऐसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो रहा है। तो आपने कहा कि जो मैं हीट मतलब कि जो हीट सप्लाई कर रहा हूँ उसके वर्क डन में भी जा रहा है, उसके इंटरनल एनर्जी में भी जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये वर्क डन हो रहा है ना, तो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में थोड़ा इशू, तो C4 से किस में जा रहा है, उसके इंटरनल एनर्जी में जा रहा है। वर्क डन बाय गैस कितना है, 0 है। तो जो हीट कैपेसिटी वो इन सभी चीजों पे डिपेंड कर रही है कि वॉल्स कैसे हैं, तो इसमें मूवेबल है कि नहीं है, ठीक है। और जो आपका मोनोटोमिक है, डायटोमिक, इन सभी चीजों पे आपके डिपेंड कर रहा है कि प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस। बात करें स्पेसिफिक कैपेसिटी, वहां पे वो कांस्टेंट होता है, वो इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो एक दो लाइन लिख लीजिए कि किन किन चीजों पे कैपेसिटी डिपेंड करेगी। हो गया। अगर मैं किसी भी जनरल मेथड के बारे में बात करूँ तो आपने क्या कहा कि अभी हम लोग पढ़े, जैसे कि हम लोगों ने सॉलिड में पढ़ा था Q इज इक्वल टू एस डेल्टा टी। वैसे अगर मैं कहते थे स्पेसिफिक कैपेसिटी, यहाँ पे सी लेंगे मोलेट हीट कैपेसिटी। अब मेरे को तो सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी। अब हम लोग अलग अलग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कि एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर एडियाबेटिक डेल्टा क्यू आपका जीरो होगा, डेल्टा क्यू जीरो होगा, तो सी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, मतलब कि बिना हीट दिए भी मैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन है कि यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, बिना हीट दिए मैं, क्योंकि टी ए की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब कि मेरे को कोई भी हीट देने की जरूरत नहीं है, तब भी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। बस्टिंग ऑफ टायर, एडियाबेटिक प्रोसेस, जो सडन प्रोसेस होता है। अगर मेरा पिस्टन है, पिस्टन लगा हुआ है गैसीय चैम्बर में, मैंने कहा कि पिस्टन को तुरंत ऐसे नीचे कंप्रेस कर दिया, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ठीक ठीक है। मैं हीट सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई वैल्यू जीरो, मतलब कि मेरे को कोई हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने की। इसका सिग्निफिकेंस ये है। अगर हम लोग आगे बढ़े, हमने इसके बारे में बात कर लिया, मैं कह रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। 1/0 का मतलब क्या होगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो अगर इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा कि इनफाइनाइट हीट दूंगा तब जाके उसका हो सकता है कि। अब हम लोग आते हैं आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी, ठीक। मेरे को इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को पता है कि फर्स्ट लॉ भी पढ़ा हम लोगों ने,
तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट लॉग एन डेल्टा टी, और आपने डेल्टा क्यू को लिखा वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। तो मैंने क्या लिखा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, और डेल्टा यू की वैल्यू होती है f/2 एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया f/2 इंटू आर, ये हो गया सीबी। हो गया। अब हम लोग चलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। अगर मैं आइसोबेरिक प्रोसेस के बारे में बात करूं, आइसोबेरिक का मतलब क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपने लिखा सीपी, सीपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी टी। वर्क डन इज इक्वल टू आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी प्लस इसको क्या लिखेंगे, f/2 एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे पी डेल्टा वी को याद कीजिए, पी डेल्टा वी को लिखने का एक और तरीका क्या है, एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, हाँ वो भी लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, f/2 इंटू आर सीवी। तो मैंने क्या लिखा, सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी। तो आपको रिलेशन मिल गया, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अब उसके बाद अगर हम एक और बात करें, यहाँ पे जो आपने रिलेशन निकाला है सीपी, तो सीपी इज इक्वल टू आपने लिखा आर प्लस f/2 इंटू आर। अगर मैं आर को कॉमन ले लूं, 1 प्लस f/2 या, ठीक है, और गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 2 का, ठीक है। तो उसका रिलेशन निकालेंगे, थोड़ी सी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे को क्या देगा, सीपी अपॉन सीबी इक्वल टू मैंने कहा कि कोई भी एक जनरल प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस के लिए मेरे को निकालना है। अगर जनरल प्रोसेस के लिए निकालना है तो C इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। डेल्टा Q की क्या लिखूं, डेल्टा W प्लस डेल्टा U डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। डेल्टा U को, डेल्टा W को क्या लिखूंगा, P डेल्टा V डिवाइडेड बाय n डेल्टा T प्लस n R f/2 n R डेल्टा T डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। यहाँ से आपका ये टर्म कैंसिल हो गया, तो v को, डेल्टा v को मैं स्मॉल v भी लिख सकता हूँ। हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखेगा तो p dv अपॉन dt डिवाइडेड बाय n प्लस ये कितना आ रहा है, f/2 इंटू r। तो किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पता होगा ना, मोनोएटॉमिक होगा, डायटोमिक होगा, ट्राइटोमिक होगा, जो भी होगा, उसके लिए मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम तो निकाल सकता हूँ।
और उसके बाद मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, उसकी इक्वेशन कुछ मेरे को दी रहेगी। जैसे अभी हम लोगों ने जनरल प्रोसेस लिखा था v स्क्वायर t क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वहां से मैं dv अपॉन dt निकाल सकता हूं। मेरे को dv अपॉन dt पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मैंने दिए थे 2 मोल्स, प्रेशर इनिशियल प्रेशर कुछ ना कुछ दूंगा ही मैं, ठीक है। तो मेरे को यहां से c की वैल्यू पता चलेगी। ये जनरल मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आया वो इस टाइप के क्वेश्चन निकालना पूछा जाता है जनरल प्रोसेस कि फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एनी गिवन जनरल प्रोसेस। और हर एक प्रोसेस के लिए हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि गामा की वैल्यू क्या क्या होगी, Cp अपॉन Cv, ठीक है। तो हम लोग Cp Cv हर एक के लिए निकालते जाएंगे और गामा की वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करवा के उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसकी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक इसमें रहता है वो है ठीक है। मैं उसकी थ्योरी बता रहा हूँ, फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना। जैसे थ्योरी बता रहा हूँ, इंजन के बारे में बात करूँ तो कार्नोट इंजन में उसने बताया क्या, कार्नोट इंजन ये बताया कि मेरे पास कोई भी एक सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, ठीक है। मेरे पास एक सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। और मैंने क्या किया, सोर्स से हीट दी और जहां से सिंक में हीट गई, ठीक, इसने कुछ वर्क किया, ठीक है। सिंपल से जवाब स्टीम इंजन का एग्जांपल लीजिए। स्टीम इंजन में हम लोग क्या करते हैं, एक आपका रहता है कोयला डालते हैं, कोयला डालते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है, हीट निकलता है, वो ये सोर्स है कोयला वाला, और यहाँ से हीट निकलता है तो वहां पे पता है छोटे छोटे टरबाइन्स टाइप के बने रहते हैं, क्योंकि हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ, तो हीट निकलता है, उसके कारण क्या होता है, वहां पे पहले जो स्टीम इंजन होते थे वहां पे वाटर चैम्बर्स होते थे पाइपलाइन से, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने हीट निकल रहा है, इस कमरे में बहुत हीट है, तो मैंने क्या कि इसके चारों तरफ वाटर पाइपलाइंस बिछा दी ऐसे गोल गोल करके, ठीक है। अब इतनी हीट निकल रही है तो जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो, गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए तो वो मूव करेगा हाई स्पीड से, ठीक है। वो मूव करेगा हाई स्पीड से, तो मान लीजिए सभी पूरे गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये बहुत तेजी से स्पीड में मूव कर रहा है और बाहर एक लंबी सी पाइपलाइन है और उसके नीचे मैंने टरबाइन लगा दिया, गोल घूमने वाली चक्री मान लीजिए, ठीक है। तो उसपे जब गैस टकराएगा तो क्या करेगा, चैम्बर को तेजी से घुमाएगा, अब वो घूमेगा तो उसके कारण क्या होंगे, व्हील्स रोटेट होंगे, गियर बॉक्स लगा दिया, ठीक है। तो यही काम होता है। और लेकिन जब मैं हीट दे रहा हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपका सराउंडिंग में भी चला जाता है ना, क्योंकि जो स्टीम इंजन की जो एफिशिएंसी होती थी वो 12% 13% बहुत ज्यादा होती थी, ठीक। और जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसकी एफिशिएंसी सोच के दे सकते हैं कितनी होती होगी, 5% 6% एफिशिएंसी होती है। अगर वो 100 जूल हीट निकल रहा है, ठीक, तो उसमें से वो कितना जूल कन्वर्ट कर रहा है, मान लीजिए जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है 5 जूल, उतनी हीट कन्वर्ट कर रहा है वो, लेकिन एक्चुअल वर्क डन है, ठीक है। इससे थर्मल पावर प्लांट को पता बंद कर दिया गया, धीरे धीरे बंद होना है, क्योंकि ये क्या है, आपकी रिन्यूएबल सोर्सेस नहीं है, कोयला खत्म हो जाएगा तो कहाँ चलेगी। तो उसी के लिए हमने क्या किया, मैंने कहा कि सोर्स था जिसका टेम्परेचर T1 था, इसने क्या किया, हीट सप्लाई किया Q1, एक। अब जो भी हमारा मोटर वगैरह था उसने कुछ वर्क डन किया ना, इस हीट ने किया काम, क्या वर्क डन करवाया मोटर से, ठीक, और कुछ लॉस भी चला गया। ये होता है ना सिंपल बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, हम लोग चीजों को रटेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे एनर्जी कंजर्वेशन है ये, कि जो भी मैंने एनर्जी दी वो दो चीजों में ज्यादा, जो सिंक में जो सराउंडिंग में लॉसेस हो रहा है,
अगर मैं यहाँ पे वर्क डन को लिखूं तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। इतना ही तो वर्क डन कर रहा है। 100 जूल मैंने दिया, 80 जूल चले गए तो 20 जूल का वर्क डन हुआ। ठीक, तो अगर मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी क्या लिखते हैं हम लोग, वर्क डन। हाँ, तो बोले वही वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन। ठीक है, ये तो एफिशिएंसी मैंने कहा 20 जूल का वर्क डन किया, इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2% का होगा ना। ठीक है, बोले सॉरी 20% का वर्क डन हुआ, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो आप लोग लिखते हैं 1 माइनस Q2 बाय Q1। अब इसी को जब हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं, कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी निकालते हैं तो Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू किसके इक्वल आती है, T2 बाय T1 के। ठीक है, ये हमारा कार्नोट इंजन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। ये सिर्फ टेक्निकल वर्ड है, मतलब वही है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कितनी है। ठीक, तो अगर मैं सिंपल सा बात करूं, लॉजिकली सोचिएगा क्या होगा वहां पे रेफ्रिजरेटर में, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक बॉटल है, इसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है समर का समय। ठीक, अब मैंने इसको क्या किया, फ्रीजर में डाल दिया, तो थोड़ी देर के बाद देखा इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ठंडा करने के लिए यूज करते हैं ना रेफ्रिजरेटर। तो अगर मैं ठंडा करने के लिए उसको यूज करें, इसका मतलब इसमें से मेरे को हीट क्या करनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, वहां से उसने काम क्या किया, उसमें से हीट निकाला। ठीक, अगर मेरे को हीट निकालना है तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। ये नेचर के खिलाफ है, हमेशा हीट ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक, सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बॉटल का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग में रखा हुआ था, इसको आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो ये तो नेचर कह रहा है ना कि हीट तो सप्लाई होगी हायर टू लोअर। ठीक है, लेकिन मेरे को अगर इसको ठंडा करना है तो मेरे को इसका टेम्परेचर मतलब कि इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेचर इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन हमने अलाउ करवाया कि मेरे को इसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है। हीट को एक्सट्रैक्ट करना मतलब कि मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग रेफ्रिजरेटर की जब हम लोग बात करते हैं, ये आपका सोर्स है T1 टेम्परेचर पे, ये आपका जो भी थिंग था T2 टेम्परेचर पे, ये भी जो भी, हम लोग इसमें उल्टा काम करते हैं। मैं यहां से हीट एक्सट्रैक्ट करता हूं, हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे को वर्क डन करना पड़ता है, उसमें से कुछ एनर्जी बाहर चली जाती है, उल्टा चलता है, लेकिन वर्क डन वही रहेगा Q1 माइनस Q2, है ना, वर्क डन वही रहेगा, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल उल्टा चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मेरे को परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करना है तो बोलिए एफिशिएंसी के बारे में, मेरा मेन मुद्दा क्या है, टेम्परेचर डाउन करना, मतलब कि हीट एक्सट्रैक्ट करना। तो क्यों, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, में उल्टा। ठीक है ना, मेरे को एफिशिएंसी समझिए कि इसकी एफिशिएंसी कितनी, मैंने कहा कि मैंने 100 जूल का वर्क डन किया, मोटर ने 100 जूल का वर्क डन कर रहा है मोटर, तो वो कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है, 20 जूल। तो मैं एफिशिएंसी क्या कहूंगा, 20 बटे 100 ना, उल्टा सोचिए देखिए। तो यहाँ पे मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरे को Q2 निकालना है, तो Q2 निकालने के लिए मेरे को वर्क डन करवाना पड़ेगा ना मोटर से। ठीक है, कंप्रेसर जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। ठीक, तो कंप्रेसर का एफिशिएंसी काफी, मैंने कहा कि 20%, इसका मतलब 20% है, वो क्या करेगा, 100 जूल का वर्क डन कर रहा होगा तो 20 जूल का वो हीट एक्सट्रैक्ट कर पा रहा होगा। आ रहा समझ लिया। ठीक है, तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कितनी है, बस बड़ी चीज हो रही है। तो मैं इसे वर्डिंग से पकड़ूंगा, यहाँ पे भी एफिशिएंसी के बारे में बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, इसका मतलब Q2 डिवाइडेड बाय W करनी है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला अलग अलग लिखते रहते हैं, कि मतलब एक ही है। ठीक है, हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में जो स्टार्टिंग में कार्नोट में भी ज्यादा क्वेश्चन कभी बने नहीं, ना कि पूछा गया। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो पूरी डेरिवेशन चलती है 2-2 घंटे, क्या फायदा उस डेरिवेशन करवाने से। लेकिन जो आज के लेक्चर में कार्नोट इंजन से पहले जितनी भी चीजें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आए, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ठीक, तो थोड़ी सी उसकी शीट में से प्रैक्टिस कीजिए, शीट वगैरह मैंने शायद प्रोवाइड कर दी आपको, फर्स्ट लेवल और लेवल 2, ये 2 लेवल को प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद अभी मैं कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा, मेरे पास डिस्कशन के लिए टाइम नहीं है। मेरी पहला टारगेट है कि किसी भी तरीके से 10 नवंबर तक खींच के मैं कर दूं।
सॉरी 10 फरवरी तक, ठीक है। 10 फरवरी के आगे अगर बचेगा नहीं कोई चैप्टर तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा कोशिश है कि अगले 10 दिन हम लोग अच्छे से खींच कर पुरानी चीजों को रिवाइज करना अच्छे से, या डाउट डिस्कशन ले लूं पर डे, हाँ आज इसका डाउट डिस्कशन लेंगे, इसका लेंगे, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे तो क्या फायदा, ठीक है। तो मैं तो क्वेश्चन अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, लेकिन शीट के क्वेश्चन भी अच्छे हैं तो उसको करना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा टारगेट यही है कि 10 फरवरी तक कोशिश करूं कि हो जाए आपका सिलेबस, उसी के लिए इतना पेन ले रहा हूं कि 2-2 घंटे की क्लास रखना भी कि हो जाए आपके किसी भी तरीके से। अगर नहीं भी होगा तो थोड़े बहुत चैप्टर ही बचेंगे। इससे मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और मॉडर्न फिजिक्स अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑप्टिक्स तक का 100% गारंटी में खत्म करवा दूंगा, लेकिन आगे वाले 4 चैप्टर की मैं गारंटी नहीं ले सकता, कोशिश पूरी रहेगी कि खत्म करवा दूं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पीड इसलिए नहीं भाग सकता, कई जगह मेरे को पता है कि आपके बेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा रैपिड फायर की तरह भाग जाऊं, फायदा नेक्स्ट लेवल हो गया कुछ आएंगे, ठीक है। तो वो आगे वाले जो 5 चैप्टर हैं, मॉडर्न फिजिक्स के 4 और एक आखिरी वाला सेमीकंडक्टर, ये 5 चैप्टर की रिस्पांसिबिलिटी आप लोग अपने पे लीजिए। हाँ ये 5 चैप्टर मैं अगले 20 दिनों में कर लूंगा अच्छे से, ठीक। वो अपनी जिम्मेदारी लीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ ऑप्टिक्स करके, वो मैं स्ट्रॉन्ग करवा दूँ, ठीक है। क्योंकि ऑप्टिक्स मेजर क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इजी तभी होगा जब वो आपको आए, और आपको आने के लिए मेरे को सिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। ऑप्टिक्स के लिए पूरी 48 आवर्स लगते हैं, मैं उसको कम से कम 15 या 20 घंटे में कोशिश करूंगा खत्म करवाने के लिए, एक वीक में, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास टाइम कम है और आपको भी रियलाइज होना चाहिए कि हाँ सही में लिटरली टाइम कम है। तो वो 5 चैप्टर की जिम्मेदारी आप लोग लीजिए, आगे वाले चैप्टर की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, ठीक। तो आज यहीं पे इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, तो कल मॉर्निंग में 8:30 पे लिंक अभी थोड़ी देर में शेयर करवा देता, ठीक है। और इसको मैं परमानेंटली बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से, कि मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग में क्लास रखूंगा 8:30 फिक्स, ठीक। हाँ करना ही पड़ेगा ना, कैसे खत्म करें। आपकी क्लास ऑनलाइन 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है। सर 9 बजे भी कर ले तो हो जाएगा, क्योंकि वो 9:15 से 10 के बीच में कोई क्लास नहीं होती, वो ब्रेक मिलता है 2 घंटे। लेकिन 9 से 10 हाँ तो 15 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। नौ से 10 कर सकते, मेरी यहाँ पे 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। मैं लूंगा ऑनलाइन लूंगा घर से, तो घर से उसके बाद लेने के बाद मैं खुद रेडी होऊंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, तो आधे घंटे का टाइम चाहिए मेरे को बीच में। चलिए कल का देखिए, मैं कोशिश कुछ और टाइम करूँ फ्लेक्सिबल, ताकि आप लोग कर सकें, ऐसा टाइम रखूँ कि आपकी क्लास हैम्पर ना हो।